रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रतिशोध एकांकी का अध्ययन हम करेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि रामकुमार वर्मा जो हैं वो छायावादी काव्य धारा के प्रमुख प्रख्यात आलोचक और एकांकी में उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है और इन्होंने हिंदी एकांकी को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का कार्य किया और डॉक्टर वर्मा का कवि रूप उनके एकांकियों में दिखाई देता है। उनकी बादल की मृत्यु काफ़ी प्रसिद्ध रही और उनके प्रमुख एकांकी यदि हम देखें तो पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्र, रेशमिटाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति, मयूरपंख ये प्रमुख हैं। उनकी काव्यात्मक अलंकृत शैली के कारण आदर्शवाद और भी पुष्ट हो गया है। उनके एकांकियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पढ़े के मध्यम वर्गीय दंपति के बीच उठने वाली प्रेम संबंधी समस्याओं से संबंधित और ऐतिहासिक एकांकियाँ। और प्रतिशोध जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी है। रामकुमार वर्मा ने मानव जीवन के अनेक पक्षों पर एकांकी लिखे हैं। प्रस्तुत एकांकी उनका एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें उन्होंने संस्कृत के महान कवि भारवी के जीवन में उपजे अहंकार और उसके संबंध के प्रसंग को बड़े कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो संस्कृत के जो महान कवि भारवी हैं उनके जीवन पर टिकी हुई है ये रचना। महाकवि भारवी के पिता संस्कृत के पंडित थे तथा उदात्त मूल्यों के पक्षधर थे। महाकवि भारवी दारानगरी के प्रतिष्ठित कवि थे। वे अपनी प्रतिभा की दहाक जमाने के लिए अपने समकालीन पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देते थे। अपनी विजय से भारवी का मन अहंकार से भर गया। वे अपनी विजयों पर आत्म प्रशंसा करने लगते। उनके पिता श्रीधर को भारवी का यह अहंकार पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि यह अहंकार भारवी की प्रतिभा को कुंठित न कर दे, अतः वे भारवी को सचेत करते रहते। कभी कभी वे इसके लिए भारवी को धमकाते थे तथा कटु शब्दों से उन्हें प्रताड़ित भी करते थे। उन्होंने भारवी को मूर्ख तक कहा। तो भारवी में जो विद्वत्ता है उसके कारण जो अहंकार उत्पन्न हो रहा है उसको उसके पिताजी पसंद नहीं करते हैं। एक बार भारवी 2 दिन तक घर नहीं आया। उनकी माता पुत्र की कुशलता को लेकर चिंतित हुई। माँ का हृदय पुत्र के प्रति ममता से अत्यंत दुखी हो गई थी माता। उन्होंने अपने पति के समक्ष अपनी चिंता प्रकट की। श्रीधर जानते थे कि भारवी घर क्यों नहीं आया है। उन्होंने अपनी पत्नी को भारवी के अहंकार के विषय में बताया तथा कहा कि भारवी को सुधारने के लिए ही मैं उसे प्रताड़ित करता हूँ, वरना पुत्र के प्रति मेरा भी अगाध प्रेम है। इस वार्तालाप को भारवी सुन रहे थे जो अपने पिता की हत्या करने के लिए शस्त्र लिए घर आए थे। पर पिता की बात सुनकर भारवी को असलियत का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपनी गलती के लिए पिता से क्षमा याचना की। तो संस्कृत के महान विद्वान भारवी के जीवन पर टिकी हुई यह रचना है। इस एकांकी के जो पात्र हैं उनकी चर्चा यदि हम करें तो भारवी संस्कृत के महाकवि हैं ही जिन पर अभी अपनी चर्चा हुई। श्रीधर ये भी संस्कृत के पंडित हैं और भारवी के पिता हैं। सुशीला भारवी की माता है। भारती एक विदुषी है। आभा एक सेविका है। स्थान दारानगरी है। समय रात का 2 प्रहर है और समय जो 6ठी शताब्दी के लगभग का है। श्रीधर एक संस्कृत के श्लोक का वाचन करते हैं क्योंकि संस्कृत के पंडित हैं, जिसका अर्थ है जगत में जो कुछ स्थावर और जंगम है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है।
अर्थात संसार के करोड़ में भगवान की सत्ता ही है। तू नाम रूपात्मक बाहरी विकारों के परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है उसका स्वाद तेन तकते बुझेता। तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो, सुशीला को कहा उसने। सुशीला ध्यान मग्नता से चौंका। सुन तो रही हूँ, किंतु 12वीं। श्रीधर बीच में 12वीं, फिर 12वीं। 12वीं के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो। 12वीं ही संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता हो। सुशीला, ये मैं नहीं कह सकती, किंतु 12वीं अभी तक नहीं आया तो आ जाएगा। इस धारा नगरी में उसके आकर्षण के बहुत से केंद्र हैं। कहीं बैठ गया होगा, कोई कविता का भाव खोजने लगा होगा, महाकवि जो बनता है। तो पति पत्नी में वार्तालाप हो रहा है अपने पुत्र के संबंध में। सुशीला महाकवि बनता है, क्या वह महाकवि नहीं है? श्रीधर कहता है होगा, भाव खोजने वाला महाकवि होता है। तुम भी महाकवि हो सकती हो, तुम भी कविता का भाव खोजो ना। उसकी माता हो तुम तो अधिक अच्छा भाव खोज सकती हो। मैं भाव खोजना क्या जानूं, आप ही खोजिए, मैं खोजूं। अच्छा देखो, यही भाव देखा। ईसावास्योपनिषद के पहले ही श्लोक में तने तेक्तेन बुझिता, अर्थात तू नाम रूपात्मक बाहरी विकारों के परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है। सुशीला करी, ईश्वर की सत्ता तो है, पर 12वीं नहीं आया तो आ जाएगा, तो जाएगा कहाँ? क्या कहूँ सुशीला, 12वीं तो उपनिषद से बढ़कर हो गया। उसके चिंतन में उपनिषद का चिंतन भी समाप्त हो गया। होने दीजिए, माता के हृदय से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। ठीक है, और फिर तुम्हारा 12वीं है कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। दिवस और रात्रि के उज्ज्वल और श्याम रंग वाले समय के जो नेत्र हैं उनमें कवि दृष्टि बनकर विचरण करता है। वह घर और बाहर में अंतर क्या समझता है? वह समझ संसार को अपने में देखता है और अपने में समझ संसार को। कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। तो क्या 12वीं कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। जनक अपनी कल्पना से वह न जाने कितने संसार के समूहों का निर्माण कर सकता है। सुशीला, तो क्या कल्पना से वह अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? और वह करे भी तो कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी, एक ही जननी रहेगी, और वह मैं हूँ। मैं 12वीं की केवल एक माता है और वह मैं हूँ। हाँ, माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। सुशीला, शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता। शास्त्र में सिद्धांत हैं, प्रेरणा नहीं है। शास्त्र में माता की प्रशस्ति है, किंतु माता के हृदय का स्पंदन नहीं है। शास्त्र तो तत्व की बात कहता है, आंसुओं की तरलता और सुख की विह्वलता का अनुभव उसमें नहीं है। तो पति और पत्नी में संवाद हो रहा है। एक तरफ उपनिषदों की बातचीत हो रही है और बीच में ही उनके पुत्र जो 12वीं हैं उनके नहीं आने की चिंता प्रकट करती है उनकी माताजी सुशीला, और इसको लेकर के पति पत्नी में संवाद हो रहा है।